So, hello everyone, welcome back to our rapid revision video series for class 10. So, our next question is yes. So, our next question is which of the following statements about the reaction given below are correct? MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मतलब सही है। ठीक है, तो जो पहला है, हाँ पहला है HCl is oxidized to Cl2, second one is MnO2 is reduced to MnCl2, third is MnCl2 acts as an oxidizing agent and fourth one is HCl act as an oxidizing agent। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट है। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, यदि इसका कंसेप्ट आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए रिडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं पहले और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग को एक बार देखना होगा। ठीक, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो सिंपल इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लॉस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक, और ऑक्सीडेशन में ये सब चीजें बेसिकली मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तीनों फिनोमेना यदि आपको दिखेगा किसी रिएक्शन में तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका उल्टा मतलब यदि कहीं पे दिख रहा है आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, और यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि रिडक्शन का फेनोमेना हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन को जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, मतलब देखिए MnO2 सबसे पहले है कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे HCl है। अब HCl में क्या हो रहा है कि HCl में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन अब यहाँ पे जब ये Cl2 बन गया तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हट गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट है कि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही आ गया। ठीक है, ये सही है कि HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है Cl2। दूसरा ऑप्शन क्या देख रहे हैं कि MnO2, ठीक है, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ठीक है, अब देखिए MnO2 में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन MnCl2 में रिएक्टेंट साइड में ये क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। तो जो MnO2 है ये क्या हुआ है, MnO2 क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, किसमें रिड्यूस हो गया है, तो MnCl2 में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, MnCl2 में रिड्यूस हो गया है। अब देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन, तो थर्ड में क्या है कि MnCl2, ठीक है, MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरा को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरा को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब बेसिकली MnCl2 आपका रिएक्टेंट साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में आ गया, तो उससे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यदि यही MnCl2 आपका प्रोडक्ट साइड में रहता और उसके ऊपर कुछ चीज होता, मतलब MnCl2 आपका रिएक्टेंट साइड में रहता और वो कुछ चीज में रिड्यूस होता, तो हम उसको बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे MnO2 ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है कि खुद रिड्यूस होकर दूसरा को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस बात का कुछ मतलब नहीं बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और फोर्थ क्या है, HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखेंगे HCl तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये किसके जैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। तो इसलिए आपका फोर्थ और थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही सिर्फ सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि जो कंपाउंड रिएक्ट मतलब रिएक्शन में खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, और जो कंपाउंड खुद मतलब रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होता है उसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी देने से क्या होगा, एनर्जी देने से जब डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि थर्मल डिकम मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, करंट के फॉर्म में हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट तो एक ही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, ठीक है, लाइट के फॉर्म में होगा। तो किसी भी फॉर्म में एनर्जी देंगे तो उसके हिसाब से नाम आ सकता है। जैसे देखिए, जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि हाँ, एक सेकंड। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि लाइट लाइट के कारण कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, लाइट के कारण, देखिए, यदि लाइट के कारण कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, और यदि आप बोल रहे हैं कि हीट के कारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। करंट के कारण होगा तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या ऐसे बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, पहला वाला जो है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया है तो इसमें आपको करंट देना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके से बनाया हुआ होगा। तो इलेक्ट्रोड एक मग में डाल के इसमें पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, और करंट हम सप्लाई करते हैं तो इसमें जो मतलब एक में हाइड्रोजन बनता है, एक में ऑक्सीजन बनता है। तो ये एक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो है एजीबीआर, एजीबीआर और एजीसीएल वाला, बी और सी। तो ये हम लोग पढ़े हैं ना, मतलब पुराने टाइम में जो कैमरा यूज होते थे उसको बोलते थे कि उसका जो रोल है, मतलब जो रील होता था जिसमें फोटो क्लिक्स होते थे, ठीक है, तो वो उसका उसके कंसेप्ट पे है ये। ठीक है, यहाँ पे उसको बोलते थे हम लोग सनलाइट से बचाना है, धूप में उसको एक्सपोज नहीं करना है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, धूप में एक्सपोज होने से क्या होता है कि वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, हीट से या फिर, तो इसलिए इसको भी हम लोग, मतलब लाइट पड़ने से ना ये डिग्रेड हो जाता है, एजीबी और एजीसीएल जो है, ये क्या होता है, लाइट पड़ने से डिकम्पोज हो जाता है, तो इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट जो फोर्थ वाला है, ठीक है, CaO2 गिव CaO प्लस CO2, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली CaCO3 होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट करेंगे या फिर इस तरीके से, ठीक है, तो CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो आपको सब पता होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। हो सके इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन दिया है और आपसे एग्जाम में आपसे मतलब फोटो डिकम्पोजिशन पूछ दे या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पूछ दे, तो उसके हिसाब से आपको मतलब कंसेप्ट को पकड़ के रखना होगा। पहला वाला जो है वो आपका हो गया मतलब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। सेकेंड वाला और थर्ड वाला सेम कंसेप्ट है, एजीबीआर एजीसीएल का। उसमें हम लोग लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, लाइट का यूज करके डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, देखिए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और हाँ, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस है उसको बर्न कर रहे हैं तो वो कैसा रिएक्शन होगा, वो लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ए इंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, तो इसमें रीजन क्या दिया है, मीथेन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, रीजन ये दिया है। तो भाई अब इसमें बताएंगे, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसको देख कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जब बर्न हो रहा है, ठीक है, तो बर्न होता है तो क्या होता है, एनर्जी तो बाहर आता है ना। जैसे अभी ठंडा का टाइम चल रहा है तो ठंडे के टाइम में क्या करते हैं, लकड़ी जला के सब तापते हैं, है ना, आग, या फिर कहीं रूम हीटर यूज करते हैं। तो कोई भी चीज जहाँ पे बर्न हो रहा है तो एनर्जी बाहर आता है, और जब एनर्जी बाहर आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर आता है या फिर एनर्जी बाहर आता है, मतलब किसी भी फॉर्म में आपका एनर्जी बाहर आएगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे लिखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, समझ रहे हैं? तो ये पहला ही बकवास बात हो गया, तो असर्शन इसका गलत है। ठीक है, अब असर्शन गलत है, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखेंगे असर्शन किस में गलत है, तो डी में लिखा है असर्शन इज फॉल्स। तो इसलिए इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है मीथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मे बी इसका रिएक्शन यदि लिखे हैं, मीथेन का रिएक्शन यदि आप लिखेंगे तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो जब एनर्जी बाहर निकल रहा है, रीजन इसका सही दिया है, एनर्जी बाहर निकल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रीजन इसका सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, नीचे 4-5 प्रोसेस दिए हैं, तो इन प्रोसेस के बारे में बताना है। पहला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। सेकंड है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। थर्ड इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। फोर है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा है। ठीक, तो पहला प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं क्या, कंटेनर में वाटर लेते हैं ना, और इसमें ड्रॉप वाइज एसिड को डालते हैं, और उसके बाद इसको एक ग्लास रॉड से स्टीर करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं कि एसिड ले लिए इसमें, एसिड में हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, एसिड में हम लोग वाटर कभी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, इसमें भी जब ऐसा वाला कंडीशन करेंगे, वाटर में हल्का हल्का एसिड ऐड करेंगे, तो भी देखेंगे कि जो आपका टेस्ट ट्यूब है या कंटेनर है वो थोड़ा थोड़ा हीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे डायरेक्टली सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से कहाँ जाते हैं? गैसियस स्टेट में कोई भी सबस्टेंस मूव कर जाता है, सॉलिड से किस में चले जाता है? डायरेक्टली गैस में चला जाता है। जैसे कैम्फर के बारे में आप देखे हैं। ठीक है, कैम्फर के बारे में देखे हैं। और उसके बाद और भी चीज है, जैसे कैम्फर, कैम्फर क्या हो, घर पे हम लोग पप्पू यूज करते हैं ना, उसको आप देखें कि उसको यदि रख देंगे, या फिर नेप्थलीन बॉल्स है, नेप्थलीन बॉल्स को भी आप रख देंगे तो वो क्या धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाता है, बट उसका स्मेल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस वाला चीज है, ये आपका थोड़ा ना इंडोथर्मिक टाइप का प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मतलब इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा और उसके बाद ये इधर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे आपके पास कुछ सॉलिड है, जैसे आइस है मान लीजिए। ठीक है, आइस है, तो ये आइस कब मेल्ट करेगा? जब इसका टेम्परेचर, मतलब फ्रिज में रखे रखे बर्फ थोड़ी मेल्ट करता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो मेल्ट करना चालू कर देता है। समझ रहे हैं? तो कब? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फिर ये अपना स्टेट को चेंज करता है। कोई भी चीज, जैसे आप कभी देखें कि जो पहले डालडा यूज करते थे या घी यूज या बटर यूज करते थे, बटर को आप गर्म कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, गर्म कंटेनर में, तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन आप उसको यदि ऐसे ही प्लेट में रखे रहेंगे बटर को, ठीक है, तो वो मेल्ट नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये टेम्परेचर को बटर ले रहा है और उसके बाद अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो जब स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन, ठीक है, ये उल्टा आ रहा है। मतलब वाटर वेपर्स पहले वेपर्स स्टेट में, वेपर स्टेट से अब ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो जब उल्टा आ रहा है तो ये एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा, बाहर निकालेगा। तो जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी बाहर, मतलब कॉमन सेंस से समझेंगे कि एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैसेस जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, लिक्विड को इधर से एनर्जी देना पड़ेगा। जब एनर्जी लिबरेट होगा, कितना एनर्जी लिबरेट होगा, उसके हिसाब से वो चीज अपना स्टेट चेंज करते जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से, जैसे गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, गैस पूरा मूव करते रहता है हर टाइम, है ना, तो इसका एनर्जी कम होगा तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और कम हो जाएगा तो इसमें आ जाएंगे हम लोग, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब सेकंड वाला आपका इंडोथर्मिक है, थर्ड भी एक्सोथर्मिक। और डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, अमोनियम क्लोराइड डिजोल्यूशन भी, कोई भी प्रोसेस जब कभी चीजों को डिजोल्व करते हैं तो वो आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड और फोर्थ, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो आप बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लीड नाइट्रेट पाउडर, लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में यदि हम लोग लीड नाइट्रेट पाउडर को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? पहला, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लीड ऑक्साइड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है, तो इसका जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को जो लीड नाइट्रेट पाउडर वाला बात है उसका रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन के नीचे ना कलर लिखा हुआ है सबका, तो वो कलर भी हम लोग को ध्यान में रखना है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी में यदि आपका कुछ भी चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी बात मतलब वहाँ पे फालतू नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में बुक है। ठीक है, तो उसमें हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक एक्टिविटी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो रिएक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। लीड नाइट्रेट है तो लीड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है PbNO3 ठीक, ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होगा। इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, PbO बनेगा, साथ में क्या होगा, NO2 आपके पास रिलीज होगा। ठीक है, NO2 और प्लस O2 भी रिलीज होगा। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे PbO का जो कलर होता है ये आपका येलो टाइप का होगा। ठीक है, और NO2 का जो कलर होगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये ब्राउन फ्यूम्स के जैसा होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर क्या मिल रहा है कि NO2, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो NO2 का जो ब्राउन कलर का फ्यूम्स आएगा, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीड ऑक्साइड का येलो कलर का होता है, वो फ्यूम टाइप में नहीं होगा। ठीक है, वो सॉलिड रहेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड येलो नहीं ब्राउन कलर का होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस बेसिकली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसका मतलब आपको रिएक्शन सेम सेम मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजन पहले पूछे जाते थे एग्जाम्स में, है ना। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला असर्शन क्या दिया है कि सिल्वर सॉल्ट्स जो है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो रोल वाला फोटोग्राफी होता था, कैमरा लेके उसमें कोडेक ये सब का रील लगता था, डिजिटल नहीं था वो। ठीक है, तो इसमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट बोलने का मतलब क्या है कि AgCl है ना, AgCl या फिर AgBr, ये सब का यूज होता था, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके की चीजों का यूज होता था। रीजन इसका क्या था कि सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब इसका रीजन क्या बोल रहा है कि सिल्वर सॉल्ट लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होता है। तो रीजन तो गलत हो गया ना, कि सिल्वर सॉल्ट अभी हम लोग देखे, अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे क्या कि जो सिल्वर सॉल्ट होता है ये लोग फोटो डिकम्पोजिशन जाता है, मतलब रोल को हम लोग को लाइट से बचा के रखना रहता है। ठीक है, यदि फोटो डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते कि ये मतलब इसको यूज नहीं कर पाते। फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए थोड़े टाइम के लिए वो शटर खुलता है, और ठीक है, मतलब जो कैमरा का होता था, कैमरा में तीन चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम के लिए खुलता था और लाइट वो इंटर करती थी अंदर, और वो रोल में मतलब नेगेटिव जनरेट हो जाता था। समझ रहे हो, यदि आप पुराना कोई कैमरा का रील देखोगे तो एक्सरे के जैसा दिखता था, है ना, एक्सरे फिल्म के जैसा। और उसमें नेगेटिव, उसको नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव को धुलवाते थे, है ना, उसके बाद डेवलप होता था, आपका फोटो पेपर में आता था। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि इसका जो रीजन है, मतलब असर्शन है, असर्शन ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, पहला में देखे, पहला क्या है ऑप्शन कि बोथ आपका असर्शन रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन ये तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा में क्या है, बोथ असर्शन A and R are true but R is not correct explanation of A, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन इसका सही है लेकिन रीजन इसका क्या है, गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में है कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। ठीक, स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए इसका मतलब इसको क्या करते हैं, रिएक्ट होता है। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो और ये रिएक्शन को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो किस किस तरीके का रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, चार तरीके का रिएक्शन दिया हुआ है। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली होता है कि दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक तीसरा कंपाउंड को बनाते हैं, दो कंबाइन करके एक तीसरा बना देते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है कॉम्बिनेशन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको पता है, बीच में और एक्सोथर्मिक अभी बताया था कि यहाँ पे एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में, इधर हीट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट के फॉर्म में,
किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है, एनर्जी बाहर लिबरेट होगा। तो एनर्जी जब लिबरेट होगा तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, इंडोथर्मिक में आपको एनर्जी किसी फॉर्म में देना पड़ेगा, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, उसमें एक कंपोनेंट टूटता है ए और बी में। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन में कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, वो टूटेगा, डिकम्पोज हो जाएगा उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे कंपाउंड कंबाइन करके, ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड कंबाइन करके आपका एक दूसरा कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक में आपका हीट या एनर्जी लिबरेट होगा और इंडोथर्मिक में आपको वही एनर्जी को देना होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में पहले ही लिखा हुआ है कि मतलब रिएक्ट्स, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि कैल्शियम, हाँ, तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि आपका एनर्जी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी बाहर आएगा तो सबसे पहले तो बी हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, हीट बाहर आ रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो कंबाइन करके एक नया चीज का सिंथेसिस कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उस गैस के बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S, इसको क्या कर रहे हैं कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन, मतलब इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पार कर रहे हैं। ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट blue pass through a blue solution of copper sulfate, a black PPT is formed। ठीक है, एक ब्लैक पीपीटी बन रहा है। ठीक, उसके बाद हाँ, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बन रहा है CuS का। ठीक, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म, रिमेन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कैसा, किसका एग्जांपल होगा, इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या। ठीक, तो देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला तो बोल रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी आपको बताया क्या होता है, दो चीज कंबाइन करके एक तीसरा चीज बनाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा चीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है कि दूसरा में बोल रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके का है, जैसे आयरन है, ठीक है, इसको यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, होगा। ठीक, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक आदमी, मतलब एक जो स्ट्रॉन्गर वाला है वो उसको दूसरे को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर करके उसी जगह आ जाता है। ठीक है, तीसरा डिकम्पोजिशन हम लोग बताए, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या होता है CaCO3, इसको हीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, इस तरीके का बन जाता है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो बचा कौन सा, अपने पास बचा डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मतलब सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे H2S था तो इसका S चला गया कॉपर के पास, ठीक है, और इसका SO4 आ गया हाइड्रोजन के पास। तो मतलब बोल सकते हैं कि कॉपर का जो SO4 था वो चला गया हाइड्रोजन के पास, और जो सल्फर, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो सल्फर था वो चला गया कॉपर के पास। ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार सल्फर का हुआ, H2S से सल्फर हटा कॉपर के पास आ गया, CuSO4 के पास से SO4 चला गया H2 के पास। तो ये इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। बाकी और जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको पता है क्या है कि जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करके किसी तीसरे का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर वाला दूसरे को, वीक वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। तीसरा डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूटता है और दो का फॉर्मेशन करता है, ये क्या है उसका वो कंपाउंड जो है क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड है ना। देखिए,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। मतलब बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, समझ रहे हो बात। मतलब देखिए केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से सिर्फ पूछा है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है या फिर कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें इनिशियल कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा। मतलब वहां पे केमिकली कुछ चीज चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकली क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब क्या है कि दही बन जाना, दूध से दही बनना। तो दूध से जब दही बनता है तो आपको भी पता है कि दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल चेंज हो जाएगा। पहला वाला क्या है आपका, केमिकल चेंज हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं पूछा है यहाँ पे। दूसरा पूछा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये ऑप्शन जो है इसमें जो इनिशियल सबस्टांस होता है वही सबस्टांस प्रेजेंट आपका रहता है बाद में भी। जैसे सॉल्ट का क्रिस्टल बनाते हैं तो वापस से आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, फिर से क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये वाला सबस्टांस में इनिशियल सबस्टांस आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और थर्ड जो है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब एक बार अंगूर सड़ गया तो फिर वो दोबारा से आप उसको ठीक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसका अल्कोहल और ये सब बनता है, बट वापस से अंगूर वो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे भी इनिशियल सब्सटेंस आपका नहीं प्रेजेंट रहेगा। और डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये भी क्या है, एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वापस आप उसको फूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन है। बट जो थर्ड सेकंड वाला है उसमें आप उसको वापस से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया है। ठीक है, हाँ, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। दूसरा एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड एंड एन insoluble salt is प्रोड्यूस। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं। अब ये चार में से आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा है, देखेंगे। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन क्या बोला है कि किसके किसके बीच में रिएक्शन है, तो बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4। ठीक, और रिएक्शन किसके बीच में है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन का जो रिजल्ट बनता है, ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक, ये तरीके का चीज बन गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। SO4 चला गया Ba के पास और Ba का Cl आ गया Na के पास। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, अब इस रिएक्शन में क्या किया हुआ, पहला बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, एटम का चेंज हुआ क्या, तो एटम का चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सब आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये सब आयोनिक कंपाउंड है। इसका आयंस को देखेंगे तो ये क्या है, Na2Na प्लस। ठीक है, ये क्या है, SO4 2 माइनस। यहाँ पे क्या है, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। तो ये सब आयंस है। ठीक है, लिक्विड में जा रहे हैं और जब एक बार डिसॉल्व हो जा रहे हैं लिक्विड में तो जिसका एफिनिटी जिसके पास ज्यादा है वो उसके तरफ मूव कर जा रहा है। ठीक है, तो ये इधर चला गया सोडियम के पास और ये आ गया इसके पास। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं हो रहा है बल्कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस, आप देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। उसके बाद क्या होता है, जो BaSO4 है ना, BaSO4 एक प्रिसिपिटेट बनाता है। ठीक है, प्रिसिपिटेट बनाता है नीचे। ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करता है BaSO4। ठीक, और जो NaCl है ये NaCl सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रहता है। तो ये जो प्रिसिपिटेट बन रहा है, ये प्रिसिपिटेट भी बनेगा यहाँ पे BaSO4 के कारण। और एक इंसॉल्युबल सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो इंसॉल्युबल सॉल्ट है वो भी BaSO4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो NaCl बनता है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है, वो डिसॉल्व रहता है ऑलरेडी। और ये BaSO4 जो है आपका, ये BaSO4 इंसॉल्युबल सॉल्ट है और ये जो NaCl बन रहा है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, तो बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, B, C और D तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ।
और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसके लिए बोल रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन है, मतलब इसमें सिंपल आपको बैलेंसिंग चेक करना है। ठीक है, तो देखिए पहला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका रिएक्शन, इसको रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट कराने से क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, NaOH बना दिए, और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस ऐसे लिख। ठीक है, अब हमको देखना है इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितना सोडियम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना सोडियम है, एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन है, और इधर कितना हाइड्रोजन दिख जा रहा है आपको, तीन हाइड्रोजन दिख जा रहा है। ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसको दो करने के लिए या तो आप यहाँ पे एक हाफ लगा सकते हैं, यहाँ पे हाफ लगा दिए, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन, जैसे Na है तो एक सोडियम इधर भी, रिएक्टेंट साइड में एक सोडियम, और प्रोडक्ट साइड में भी आपका एक सोडियम दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और जब यहाँ पे हाफ लगा दी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, दो, और एक ऑक्सीजन है तो एक, तो ये भी एक तरीके से आपका बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो भी बैलेंस, देखिए यहाँ पे दो सोडियम है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे भी दो सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन इधर हो गया, दो इधर, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो दो, तो अब इसमें से आप देखें जो मैच कर रहा है उसको कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहले वाले में तो Na लिखा हुआ है, यहाँ पे 2H2O लिखा है, यहाँ पे 2NaOH लिखा है, तो ये तो पहला वाला गलत हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पे क्या है, इसमें 2Na लिखा है प्लस 2H2O लिखा है, गिव्स 2NaOH है, तो फिर ये हम लोग का मैच हो गया। ठीक है, जो हमने लिखा इक्वेशन, जो रिएक्शन हमने लिखा जैसे बैलेंस किया तो सेम उसी तरीके से है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले में यहाँ पे टू लगाया है, यहाँ पे भी टू है, बट यहाँ पे टू नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं लगाया है, यहाँ पे टू लगाया है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, चार एक पाँच छह हाइड्रोजन है, बट इधर इस तरफ में सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो बैलेंस कौन सा हुआ, बी वाला आपका सिर्फ बैलेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको पहले से रिएक्शन पता है तो खुद उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के देख लें, बाकी जो ऑप्शन से मिल रहा है उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए MCQ का टोटल जो सीरीज है पूरा, यहाँ पे हम लोग MCQ कवर किए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लिखने वाले क्वेश्चन, जैसे 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आज दूसरे दूसरे चैप्टर्स का भी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो सीरीज सही लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप वहाँ कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना, और इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।